वो हर्ब के कमरे के बाहर चक्कर काट रहा था। वो जब से सिकंदर की तरफ से वापस आए थे, उससे खुद को अपने कमरे में अकेला किया हुआ था। सख्ती से हुक्म दिया गया था कि कोई भी उसके कमरे में कदम भी ना रखे। जाने उसके शैतानी दिमाग में अब कौन सी प्लानिंग चल रही थी। बादशाह उसके कमरे के साथ वाले कमरे में सोफे पर बैठा कोई नई साजिश कर रहा था। जब उसका मोबाइल बजा, वहाँ अनहरा का नंबर देख उसे तशवीश सी हुई, फिर कॉल अटेंड की। अभी वो कुछ बोलता, कोई और ही नुस्वानी आवाज स्पीकर से उभरी। अगर आज के बाद तुमने मुगल एम्पायर में कदम भी रखा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे उस बॉस की टांगों को तोड़ दूंगी। बादशाह, पाकिस्तान तो पाकिस्तान, तुम तो तुर्की तक पहुंच गए हो। आसिक तो तुमसे हिसाब लेंगे ही। मैं उनसे पहले तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगी। वो बोल रही थी। अभी बादशाह ने मोबाइल कान से हटा के देखा और अभी वो कुछ कहता कॉल मुनक़ता कर दी गई। तभी हर्ब का आदमी उससे कमरे में आया और हुक्म सुनाकर चला गया। बादशाह उलझे ज़हन के साथ उससे कमरे में गया। अब क्या करेंगे? हर्ब, उससे तो आर्यन की बेटी से निकाह कर लिया है। ईसा की कॉल के बारे में उससे उसे बताना ज़रूरी नहीं समझा और ज़हन में पनपता सवाल उसके आगे रख दिया। तुम जानते हो बादशाह, मुझे वो लड़की क्यों चाहिए थी? क्योंकि वो खूबसूरत है। उसे दिलचस्पी से कहा। हर्ब का कहका उभरा। ठीक कहा तुमने। वो कमबख्त लड़की वाकई में क़यामत है हुस्न रखती है, जिसे देखकर मैं तो क्या कोई काफिर भी बेईमान हो जाए। मगर उसे हासिल करने के पीछे जो मेरा बड़ा मकसद था, वो आर्यन मलिक की बर्बादी था। मैं उसे बर्बाद होता देखना चाहता था। मगर अब ये नामुमकिन है, क्योंकि वो लड़की अब एचएम के घेरे में है, और जो चीज़ उसके घेरे में आ जाती है वो उसे किसी और शख्स की नज़रों में भी नहीं आने देता। ठीक कह रहे हो तुम बादशाह। और तुम भी चुपचाप वहां से उठाए। मुझे तो लगता है तुम अपने ही पाले चीते से डर गए हो। बादशाह ने आग लगाई। हर्ब कहका लगाता शराब उंडेलने लगा। तुमने उसकी आंखों में उस लड़की के लिए जुनूनियत देखी थी हर्ब। मुझे तो लग रहा था हम कुछ और देर वहां रुके तो वो हमें जिंदा जला के राख कर डालेगा। है भी संकी सा बंदा, कोई भरोसा नहीं है उसका। कब क्या कर दे। वो तासुब से बोल रहा था। उसकी आंखों में वो जुनूनियत नई नहीं है बादशाह। सिकंदर की आंखों में आज मैंने बागीपन देखा है। वो बागीपन जो उसे मेरे खिलाफ कर रहा है, वजह सिर्फ वो लड़की थी। और रही बात उस जुनूनियत की, तो वो बिल्कुल नई नहीं है। वो तो मैं उन्हें उसी दिन भांप ली थी जब मैंने पहली बार उसके सामने इज़ा आर्यन मलिक का नाम लिया था। अब तो उसकी आंखों में दीवानगी नजर आती है। वो दीवानगी जिसकी हकदार सिर्फ वो लड़की है। सिकंदर हाजिक मुगल की दीवानगी की इकलौती वारिस इज़ा आर्यन मलिक, जिसे महफूज रखने के लिए वो बागी गैंगस्टर किसी हद को भी पार कर सकता है। और तुम जानते हो, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी अहस होने वाली है। बादशाह उसकी बातें सुनकर हैरान था। वो इतना सब कुछ जानता था। तो अब क्या करेंगे? क्योंकि मुझे अपने बेटे की मौत का बदला हर हाल में चाहिए। हम उस लड़की को सिकंदर की बीवी तस्लीम करेंगे। उसे कुछ दिन देंगे, जब तक वो लड़की पूरी तरह सिकंदर हासिक मुगल का नशा बन जाएगी। तब हम उसकी दुखती रग पर वार करेंगे, और तब वो लड़की ही नहीं, खुद वो भी हमारे शिकंजे में फंस जाएगा। वाह हरब, मैं तो तुम्हारी प्लानिंग का कायल हो गया। बादशाह ने उसकी चापलूसी करते कहा और फिर उसे वो फ़ोन कॉल वाली दास्तान भी सुना डाली, जिसे सुनकर हर्ब का कहका फिर गूंजा। इसका मतलब जानते हो बादशाह, उस लड़की को अभी तक असल हकीकत मालूम ही नहीं है। अगर उसे मालूम होता मैं कौन हूं और वहां किस मकसद के लिए आया था, तो अब तक वो हमारे समेत सिकंदर के खून से भी अपने हाथ रंग चुकी होती। उससे हंसते हुए कहा। तो क्या हुआ, हम बता देते हैं फिर। बादशाह ने हमासत से कहा। जरूर बताएंगे, मगर सही वक्त आने पर। अभी तो तुम वो करो जैसा जैसा मैं कह रहा हूं। वो हराम माता हलक में उंडेलते सरशारी से बोला। सिकंदर उसके बाद ईसा के सामने नहीं गया था, जबकि अनहरा तो हैरत के समंदर में गोतासन थी, क्योंकि ईसा उसे अपनी कार्रवाई के मुतल्लिक बता चुकी थी। मगर अभी तक सिकंदर ने उसके सामने उफ तक नहीं की थी। सिकंदर ऑफिस से निकलता कुछ देर ग्रीन हाउस चला गया। वहां से वापस आते शाम होने की थी। वो मुगल एम्पायर में दाखिल हुआ और सीधा जिम में चला गया। वहां मेज पर उसे हान का मोबाइल पड़ा नजर आया, मगर वो नहीं था। सिकंदर की नज़र मोबाइल की ऑन हुई स्क्रीन पर ठहर गई। वहां कोई चैट ओपन थी। उससे नाम पर गौर किया। लिटिल बनी। उससे तासुब से सर हिलाया। हान जिम में वापस आया। सिकंदर वर्कआउट कर रहा था। उसे देख हान मोबाइल पर लपका। सिकंदर की तादीबी नजरें उस पर ही टिकी थी, जिसका मतलब हान को बहुत कुछ समझा रहा था।
उसके नसों से ओझल होना चाहता था। अभी वो वहां से गायब होता, सिकंदर की सरसराती आवाज़ उसके कानों से टकराई। अफसोस, मेरा बेरहम शूटर दिल के मामले में बहुत कमज़ोर निकला। आखिर अपना दिल छोड़ आए ना तुम वहाँ। खान ने जुबान दांतों तले दबाई, कुछ लम्हे खुद को कंपोज किया और पलटा। मैंने तो पहले भी बताया था आपको कि दिल के मामलों में इंसान का जोर नहीं चलता। उससे बेचारगी से कहा, गोया उसके मफहूम पर दुरुस्ती का ठप्पा लगाया हो। तो मतलब पहली मोहब्बत भूल चुके हो तुम? आप मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए यहाँ बैठे हैं? वो तिल मिलाया। और ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इंसान की एक खसलत है, वो निकनेम हमेशा उन्हें ही देता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। सिकंदर ने जताने वाले अंदाज में कहा। खान ने संजीदगी से उसे देखा और फिर टेबल पर रखे सिकंदर के मोबाइल पर लपका। मेरा मोबाइल वापस रखो खान। उससे फौरन कहा। इतनी क्या जल्दी है? खान उससे दूर भागता ईसा का नंबर ढूंढ रहा था, जिसमें उसे देर नहीं लगी थी, क्योंकि उसकी कॉन्टैक्ट बुक में सिर्फ एक लड़की का नंबर मौजूद था। लेडी ऑफ द मून। खान ने गदरे शरीर लहजे में कहा। वैसे भाई, निकनेम काफी अच्छा रखा है आपने भाभी का। वो मायने हेजी से मुस्कुराया। सिकंदर शर्टलेस टॉवल उठाए सोफे पर जा बैठा। वैसे भाई, क्या सोचकर आपने भाभी को ये निकनेम दिया? कति दिलचस्पी से पूछा गया। सिकंदर ने टेक पर सर गिराए तवील सांस खींचा। वो अनोखी है, उसे तफसील में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे मुताबिक कोई कलम या जुबान उसकी खूबसूरती को वैसे बयान नहीं कर सकती जिस नज़र से मेरी आंखें उसे देखती हैं। इंटरेस्टिंग। तो चलें, आप ही बता दें, आपको वो कैसी लगती हैं? मैंने कभी उसे तफसीलन नहीं देखा, सवाए उसकी आंखों के। वो आंखें मीचे किसी शहर के जेर असर बोल रहा था। मैंने उसकी आंखों में जादू देखा है, गहरा, तारीक और खूबसूरत। वो एक तबाहकुन जादू से बनाई गई है। उस लड़की को मुझ जैसे संगदिल गैंगस्टर को अपने काबू में करने के लिए अदाओं की भी जरूरत नहीं है। बिकॉज शी कुड किल मी विद अ विंक ऑफ हर आई। वेरी इंटरेस्टिंग। खान ने तारीफी अंदाज से कहा, जबकि वो मुस्कुरा भी नहीं सका। खान उसके परेशान चेहरे को बागौर देख रहा था। वो जानता था सिकंदर परेशान है। उसे लगता था वो वजह भी जानता था, मगर उसे कहाँ मालूम था उसकी परेशानी कि जिस वजह को वो वजह समझ रहा था वो दरअसल सिर्फ एक कवर था। सिकंदर का बनाया कवर, उस हकीकत को छुपाने के लिए जिसे वो सिर्फ खुद तक छुपाए रखना चाहता था अपनी जात में। मैं जानता हूँ आप उनसे मोहब्बत करते हैं। खान की संजीदा आवाज से सकूत को तोड़ा। आप उन्हें हकीकत बता दें, मैं जानता हूँ आपको कबूल कर लेंगी। और तुम्हारे मुताबिक हकीकत क्या है हान? उसके ठंडे लहजे ने यहान को झुंझोड़ा। हकीकत यही है कि हर्ब दादा से जीतने के लिए आपने उनसे निकाह किया, क्योंकि वो उन्हें चाहिए थी। आपने उनसे निकाह करके हर्ब दादा को शिकस्त से तो नवाज दिया, मगर वो अभी भी उनकी टो में लगे हुए हैं। शाहान ने झिझकते हुए वो सब कहा था। सिकंदर वैसे ही पोजीशन में बैठा रहा। हकीकत ये नहीं है यहान, हकीकत इसके बरक्स है। सिकंदर के लहजे में बेबसी महसूस कर खान ठटका। हकीकत? कैसी हकीकत भाई? वो जानने का मुतमनी था। इज़ा को लगता है मैंने उसे धोखा दिया। आर्यान सर को लगता है मैं उनकी अमानत में खयानत किया। तुम्हें और एनी को लगता है मैंने हर्ब दादा से जीतने के लिए उसे इस्तेमाल किया। मगर हकीकत यह है कि यह सब दिखावा था। ये जीत, दुश्मनी, हर्ब दादा को हराने का जुनून, ये सब एक झूठ के सिवा कुछ नहीं था। असल ड्रामा वो है जो मैं पिछले 13 साल से कर रहा हूँ। मैं उस लड़की से दूर भाग रहा हूँ। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। पिछले 13 साल से यही जुमला जाने कितनी बार मैंने खुद को रटाने की कोशिश की है, मगर ये साला दिल हर बार एक ही जिद लगाता है कि अगर वो जुदा हुई तो कुछ नहीं बचेगा। वो मेरी मोहब्बत 13 साल पहले थी, फिर वक्त गुजरता गया और वो मेरी दीवानगी बनने लगी। वो लड़की कब मेरे जीने की वजह बनने लगी मुझे खुद को मालूम नहीं हो सका। मैं उसे उन दुश्मनों से दूर ले जाना चाहता था, और जब एक 13 साल का लड़का ये नहीं कर सका तो उससे मोहब्बत छोड़ दी और खुद को इस काली जुराइम की दुनिया में धकेल दिया। जानते हो क्यों? सिर्फ उस एक लड़की के लिए। मैं वहां रहकर उसकी हिफाजत नहीं कर सकता था। मैं उसके दुश्मनों से जा मिला। मैं उससे दूर हो गया जो कि जानलेवा था। मुझे लगता था मैं उससे दूर रहकर उसके तमाम दुश्मनों को ख़त्म करके उसके पास वापस लौट जाऊंगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं इस काली जराइम की दुनिया का गैंगस्टर और वो
एक मासूम सी पाकीज़ा अप्सरा। वो इस दिल की तमन्ना आखिर को क्यों बनना चाहेगी जिसे ये दुनिया मॉन्स्टर कहती है। ये सोचकर ही मैंने अपने कदम उसकी तरफ से रोक लिए। मैंने पाकिस्तान तक जाने वाले हर एक दुश्मन के कदम उसके धड़ से अलग कर दिए, मगर मैं अपने दिल को जंजीरें नहीं डाल सका। ये साला आज भी उसी के नाम पर धड़कता है। वो बोला तो बोलता क्या, सालों से अंदर रखी कसक को उससे आज लफ्जों की मार दे रही थी। जिम रूम में फिर से सकूत छा गया। आन हैरत अंगेज सा बैठा था। हर्ब दादा को लगता है मैंने उनसे जीतने के लिए उससे निकाह किया है, मगर सच ये है कि मैंने उसे महफूज करने के लिए निकाह किया है। मैं जानता हूँ आर्यान सर उसकी हिफाजत कर सकते थे, मगर मुझे उसकी तरफ से बेचैनी रहने लगी है। ये सोच ही पागल करती है कि अगर हर्ब उस तक पहुंच गया। हाथों की उंगलियां बालों में फंसाए हुए इस तरह भी कैफियत में बैठा था। मैंने सोचा था उससे निकाह करके उसे अपने पास ले आऊंगा। वो मेरे इर्द गिर्द रहेगी तो मुझे बेचैनी नहीं होगी, और मैं उसके दुश्मनों को भी जल्द अज जल्द ख़त्म कर दूंगा। मुझे ये सब प्लान करते वक्त सिर्फ एक डर था, वो थी उस लड़की की कुर्बत जो मेरे हवासों पर छाने लगी है। मैं कम अज़ कम अपनी हकीकत उस पर जाहिर करने से पहले उससे करीब नहीं जाना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कल को वो एक और इल्ज़ाम मेरे सर पर कर दे, मगर सब उलट हो गया हान। वो बेबसी की हद पर खड़ा चीखा। वो जो पहले सिर्फ मेरे दिल पर सवार थी, अब दिमाग पर भी कब्जा कर चुकी है। जितना उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना वो लड़की करीब आती जा रही है। और तो और मालूम नहीं उस लड़की के सामने मेरा गुस्सा कहाँ चला जाता है। मैं उसे कुछ सख्त कहना चाहूँ तो भी नहीं कह पाता। मुझे वो बेबस कर देती है। वो बेचारगी से कह रहा था। आन पूरा मुंह खोले उससे घूर रहा था। उससे एक हाथ सिकंदर के माथे पर रखा। भाई, या तो मेरे कान खराब हो गए हैं या आप पागल हो चुके हैं। सिकंदर ने उसे घूरा। मतलब आपने इतनी बड़ी हकीकत छुपा के रखी हमसे और उनसे भी। यही बेहतर है हम दोनों के लिए। मैं हर्ब को मारकर उसे वापस पाकिस्तान भेज दूंगा। मैं उसकी मंजिल नहीं हूं। आन को झटका लगा। भाई, आप मोहब्बत करते हैं उनसे, आप ऐसे कैसे उन्हें जाने दे सकते हैं। मोहब्बत मेरी असलियत पर हावी है हान, समझो। वो मुस्कुरा कर उठा। क्या कुछ नहीं था उसकी मुस्कुराहट में। दर्द, तकलीफ, सब्र, अज़ियत। वो देख के रह गया। वो पल को कुछ बोल नहीं सका। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा भाई। मैं पहले ज़रूर इस बात के खिलाफ था, मगर आपका भी मोहब्बत पर हक है। हकीकत जो भी है, जैसी भी है, वो हम नहीं बदल सकते। मगर आपने खुद से ये रास्ता नहीं चुना, आपको हालात ने मजबूर किया था। और रही बात इज़ा भाभी की, तो अगर उन्होंने आपको छोड़ के जाना होता तो उसी दिन चली जाती जिस दिन वो निकाह की असलियत जान चुकी थी। भाभी लफ्ज़ पर सिकंदर ने पलट कर उसे देखा। ऐसी बातें सिर्फ किताबों और फिल्मों में अच्छी लगती हैं, वरना आजकल की लड़की और उसके खानदान को एक शरीफ सुलझा हुआ लड़का चाहिए, ना कि एक गैंगस्टर। और अब तय यही हुआ है कि मैं इजहार मलिक के काबिल नहीं हूँ। वो दो टोक अंदाज में कहकर जिम से बाहर निकल गया। आन गहरी सोच में मुब्तला था। मेरी अगली 7 नस्लों की भी तौबा है जो मैं तुम्हारे साथ किसी मिशन पर चली जाऊं। हाँ, मैं तो जैसे तुम्हारे साथ मिशन पर जाने के लिए मरा जा रहा था ना। अगर मरे नहीं जा रहे थे तो मेरे ड्राइवर को वापस ही क्यों भेजा था? कौन सी क़यामत आ जाती अगर तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाती तो? ये तमाशा शुरू ही ना होता। तुम जहां होगे वहां ये तमाशे यूं ही लगते रहेंगे। उमैमा का गुस्सा हद से सवा हुआ। हाँ, अब ये भी बोल दो कि उस होटल वाले ने जो कहा वो भी मेरी वजह से कहा। या उदास सा क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कौन सा सर पर कुल्ला रख कर वहां गया था जो मेरी वजह से कहा? ड्रामे मत करो मेरे साथ स्नो वाइट, वरना सर फाड़ दूंगा तुम्हारा। याया ने खूनखार नसों से उसे देखा। हाँ, जैसे मेरे हाथ तो टूट ही गए हैं, तुम्हारी तो। ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? वो दोनों लड़ने में इतने मसरूफ थे कि ये भी भूल गए कि वो मलिक विला के फस में खड़े थे। आर्यन की आवाज़ पर वो दोनों पलटे, जहाँ साथ ही ओपन डाइनिंग हॉल में मौजूद तमाम मलिक विला वाले उन्हें हैरान नसों से देख रहे थे। मुझे नहीं मालूम, इससे पूछ लें बड़े पापा। अजीब पागल लड़की के साथ आपने मुझे मिशन पर भेज दिया। याया तेजी से बोला। हाँ बिल्कुल, तुमने तो जैसे अक्लमंदी में पीएचडी कर रखी है। वो ची ही पड़ी। ये दोनों फिर से शुरू हो गए। तहा के बाद नताशा और अफाफ ने बिस्तर पकड़ लिया। मसला क्या है, कोई कुछ बताएगा? इससे पूछे छोटे पापा, मुझे कहता मैं इसके साथ इसकी गाड़ी में बैठूं। उमाइमा ने ऐसे कहा जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो। हमजा ने सर थाम लिया। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है प्रिंसेस।
फैसल ने अपनी खूंखार प्रिंसेस को समझाना चाहा। यही तो पार्टनर, मगर नहीं, औरत का तो काम है हर छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाना। जहाँ या बोला, वहीं सारा, तूबा, मलाइका, अफाफ और नताशा ने झटके से गर्दन फेरी। मेरा मतलब था सिर्फ इस औरत का, आप सबकी बात नहीं की मैंने। उससे तो अभी एक नहीं निपट रही थी। कहाँ वो सब? या ने फौरन से बात बनाई। लगता है मलाइका का असर मेरी इस बेटी पर भी पड़ गया है। फैसल ने गहरा सांस भरा तो पास बैठी मलाइका ने नैपकिन उठाकर फैसल के कंधे पर दे मारा। बकवास बंद करो अपनी। आकाश हंस पड़ा। देखा, आज भी नहीं बदली ये जंगली बिल्ली। तुम भी तो वैसे ही डीठ हो, तो मैं क्यों बदलती भला? मलाइका ने एक और नैपकिन मारा। इधर लड़ाई खत्म नहीं हुई, वहां शुरू हो गई। अब बस करो तुम दोनों, और कितना लड़ोगे? इससे बोल दे नताशा, अभी आइंदा मेरे ड्राइवर पर हुक्म न चलाए। मैं तो तुम पर भी हुक्म चलाऊंगा, क्या कर लोगी तुम? या ने तेवरी चढ़ाई। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। इस सारी लड़ाई में ताहा, हमसा, आर्यान सर पकड़े बैठे थे। एक तरफ मलाइका और फैसल थे तो दूसरी तरफ याशा और रुमायमा। उफ! वकास और सारा, तूबा ने बायक वक्त कहा। खामोश हो जाओ सब, खबरदार अब अगर किसी की जरा सी भी आवाज आई तो। आर्यान की भारी आवाज वहां गूंजी तो सब एकदम से सीधे हो गए। फैसल, मलाइका, याया और रुमायमा ने सर झुकाया। क्या बचपना लगाया हुआ है? चलो, इनका तो समझ में आता है। और तुम दोनों क्या अभी तक बच्चे हो? आर्यान ने फैसल और मलाइका को सख्ती से कहा। इसकी जुबान को चुप नहीं आती, मैं तो खाना खा रही थी। हाँ, तो अब इससे सच बर्दाश्त नहीं हुआ तो मेरा क्या कसूर है? फैसल भी बोला। या लोग तो उन्हें बच्चों की तरह लड़ते देखकर हैरानगी से हंस रहे थे। तभी मुरसलीन की वहां एंट्री हुई। वो सुबह का कोट किया अब वापिस आ रहा था। हाथ में पकड़ा कोट उससे सोफे पर रखा और इस लगी अदालत में कदम रखे यहाँ क्या हो रहा है? उससे हैरत से पूछा। जहां वो बोला वही नताशा ने खूनखार नसों से उसे घूरा। कुछ हाथ नहीं बेटा, तुम बताओ केस के मुतालिक। आर्यान ने सबको इग्नोर किए पूछा। जी बड़े पापा, सारा दिन वहीं बिजी था। हाँ, ये तो इतना बिजी था आर्यन अंकल कि इसके पास बीबी की कॉल अटेंड करने का भी वक्त नहीं था, मगर अपनी असिस्टेंट के साथ कॉफी पीने का वक्त जरूर था। कोई कुछ कहता नताशा उसकी तरफ बढ़ी तब कर बोली। वो मेरे काम का हिस्सा था। ये कौन सा काम है जिसमें तुम्हें किसी गैर लड़की से हंस हंस कर बातें करना पड़ती है? मुरसलीन रमीज शाह। तुम अंती हो गई हो और कोई मसला नहीं है। मुरसलीन ने जरा बेसारी से कहा। अभी तो लड़ाइयाँ खत्म नहीं हुई थी, अब तो वहां जंग ही छिड़ने वाली थी। वो मलिक विला था ही नहीं। आर्यान ठीक कहता था, वो मैदान जंग था। हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई जंग छिड़ी होती थी। अब आप दोनों किस बात पर लड़ाई कर रहे हैं? ताहा ने बीच में आते पूछा। क्यों, तो बहरा है क्या, सुनाई नहीं देता? ये मुझ पर शक कर रही है? मुरसली ने तब कर कहा। जिसकी हरकतें जैसी हैं उसे वैसा ही समझा जाता है। तो ठीक है, मैं गया था उस लड़की के साथ कॉफी पीने, क्या कर लोगी तुम? उससे कतरे उकताहट से कहा। नताशा का मानो दिमाग घूम गया। एकदम से वेस्ट से गन निकाले उसे मुरसलीन का कॉलर दो बोझे उसके सर पर रखी थी। मेरे हक पर डाका डालने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ती। मुरसलीन रमीज शाह, इससे ऐसे सोचना भी मत, वरना खुद को बेवा करने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगी। वो जितनी शिद्दत से धाड़ी सभी शॉक्ड हो गए। मलाइका तो थी ही आफत। वो बला थी, ऐसी बला जो सब जला के राख करने में सेकंड का वक्त भी ज़ाया नहीं करती थी। तुम्हें इस दुनिया में तो छोड़ के नहीं जाऊंगा बीवी। ये सोच तुम भी अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम यहाँ रहोगी। जहां मैं जाऊंगा वहां तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, फिर वो कब्र हो या जहन्नुम। उसका गन वाला हाथ सर से हटाए, दिल के मुकाम पर रखे, वो भी उतनी ही शिद्दत से खोया हुआ। नताशा ने उसका हाथ गन से झटका, गन वेस्ट में अटकाई। अभी तो उस लड़की की मौत पर रोने के लिए तैयार हूँ जिसकी वजह से तुमने मेरे साथ ऐसे बात की है। वो धाड़ की कहती भाई की तरफ लपकती। मुरसलीन ने उसे जा लिया। क्या पागल हो गई हो? उसे मारोगी अब तुम? जान से मारूंगी मैं उसे। तो ठीक है, फिर तुम भी अपने दोस्त की मौत पर रोने के लिए तैयार रहना। उससे भी दो टोक लहजे में कहा। नताशा तन से हंसी, उससे करीब हुई, आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़ी। उससे कोई हाथ या उंगली भी लगा के दिखाए मुझे, चीर के न रख दिया तो मेरा नाम भी नताशा शाह नहीं। वो उसी शिद्दत से हो रही। मुरसलीन ने गहरी सांस खींचते सर नफे में हिलाया, उसे अपने कंधे पर डाला और उनके पास आया जो सब मुंह खोले उसे देख रहे थे। मैं आप सबसे अपनी पागल बीवी के बिहेवियर की माफी चाहता हूँ। कल मुलाकात होगी आप सबसे। पागल हो गए तुम और तुम्हारे दुश्मन। छोड़ो मुझे वरना कत्ल कर दूंगी तुम्हारा।
मुरसलीन उसकी अनसुनी करता अपनी कहे उसे जकड़े अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो सब अपनी अपनी जगह जुनूनियत रखते थे, मगर मुरसलीन शाह और नताशा उन सब की सोच से आगे की जुनूनी थे। दोनों एक दूसरे के लिए पागल, एक दूसरे के लिए मरने और मार देने वाले थे। शुक्र है यहाँ मामा नहीं थी, ज़ारा बेख्तियार बोली। ये दोनों तो जुनूनियत में आर्यन भाई और मलाइका अब्बी को भी क्रॉस कर गए हैं। तूबा ने भी फिक्रा उछाला। सही कह रही हो गुड़िया। हमजा सर थामे बोलो। मुझे हर बात में क्यों घसीटा जाता है? क्योंकि नताशा तुम्हारी बेटी है, तुम जैसी आफत। फैसल ने फौरन टांग अड़ाई। और मुरसलीन तुम्हारा बेटा, एक नंबर का पोसेसिव। मलाइका ने भी दो पदों कहा। अब आप सब अपने अपने बच्चों पर तबसरे करें, मैं अपनी बीवी को लेके जा रहा हूँ। ताहा ने अफाफ को घेरे में लेते कहा। ये मलिक विला के वाहिद पीस है जिनका आज तक कोई पंगा नहीं हुआ। वकास से फौरन कहा। बस अल्लाह उन्हें नजरे आफत के असर से बचाए। फैसल ने तूबा को लिए हाँक लगाई। ज़ारा, वकास और हमजा हंस दिए। मैं भी मासूम हूँ, बस जब तक गलत लोग मत्थे न लगें तो। उमायमा ने हाथ झाड़ के कहा और ऊपर की तरफ चली गई। हाँ, मैं तो 6 कत्ल करके भागा हुआ हूँ, बस मैं ही गलत हूँ यहाँ। ताहा उकता कर कहता अपने कमरे की तरफ चला गया। तुम सब भी बगैर चूं चरा किए अपने अपने कमरे में जाओ, वरना अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। आर्यन ने बारहोब आवाज़ में कहा तो वो सब अपने अपने कमरों में चले गए। वो ट्रे में खाना लिए कमरे में आया। सामने वो चाय नमाज में सजदे में झुकी अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रही थी। उसे यूं शिद्दत से रोता देख आर्यन का दिल इतनी ही शिद्दत से तकलीफ से गुजर रहा था। ट्रे टेबल पर रखे उससे कदम बढ़ाए। हयाम आहट पर जल्दी से आंसू पूंछे सीधी हो बैठी। वो उससे करीब जाकर घुटनों के बल पास बैठ गया। हयाम ने सुर्ख नसें उठाकर उसके सपाट चेहरे पर डाली और वो एक बार फिर जब्त हो बैठी। आर्यन के सीने में चुपी वो फूट फूट के रोने लगी। तुमने कहा था तुम सब्र करोगी हयाम, अब ऐसे रोगी तो मैं भी हिम्मत हार जाऊंगा मेरी मासूम बीवी। उससे धीमे लहजे में कहा। वो सीने से लगे सन्नफी में हिलाने लगी। मैं सब्र कर रही हूँ, मगर मुझसे नहीं हो रहा। वो मेरी इकलौती औलाद है आर्यन। मैंने कैसे ही 2 दिन उससे देखे बगैर गुजार लिए हैं, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम ही तो कहती हो कि जो होता है उसमें अल्लाह की कोई मसलियत होती है, तो फिर क्यों नहीं सब्र कर पा रही? इधर देखो मेरी तरफ। आर्यन ने उसका चेहरा सामने किया। रोने के बायस आंखों के पपोटे सूज चुके थे। उससे झुकते उसकी नम आंखों पर लब रख दिए। तुमने कहा था तुम इस आजमाइश में डट के खड़ी रहोगी, मेरा साथ दोगी। अब ऐसे वादे से मुकरोगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। उसके बाल सहलाते वो बच्चों जैसे उसे समझाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी जिंदगी में सब हो क्या रहा है? ये आजमाइश भी लिखी थी हमारी जिंदगी में। वो शिकस्त होड़ लहजे में कहने लगी। आर्यन ने गहरी सांस भर के उसे देखा। जब कुछ ऐसा हमारी जिंदगी में हो रहा हो जिसकी समझ हमें ना आ रही हो, तो हमें सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हयाम कि हमें हर चीज़ की हिकमत फौरी समझ में आ जाए। कभी कभी कुछ बातें वक्त के साथ समझ आती हैं। वक्त सारे राज खोल देता है। हयाम मन ओ अन उसे सुन रही थी। वो रोना भूल चुकी थी, मगर एक कसक थी अपनी बेटी को ना देख पाने की, उसे ना सुन पाने की। वो सब्र तो कर रही थी, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ उसे अपने सब्र का पैमाना लबरेज होता महसूस हो रहा था। अब बताओ क्यों नाराज हो? मुरसलीन उसके साथ सोफे पर बैठा। शोहर बैठ के दूसरी औरतों के साथ कॉफ़ी पिएगा तो मैं नाराज़ ही होंगी। वो बाहर खाने वाले अंदाज से गोया हुई। मैं उसके साथ डेट पर नहीं गया था नताशा, वो मेरे काम का हिस्सा था। उससे कॉफ़ी ऑर्डर कर दी तो मैं क्या कहता? तुम कहते कि मैं नहीं पीता और बस। उससे जैसे सजेशन दिया। मैंने जूस ऑर्डर करने से पहले यही कहा था, मगर फिर उसने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। तो तुम कहते कि मैं कॉफ़ी सिर्फ अपनी बीवी के साथ पीता हूँ। नताशा ने गुस्से से नया आइडिया दिया। मुरसलीन ने गहरा सांस भर के कहा। फिर वो कहती केस डिस्कस भी जाके अपनी बीवी के साथ कर लो। वो ज़रा सा हंसा। नताशा ने भी बस सुना। हाँ, तो मैं तुम्हारे लिए प्रोसिक्यूटर भी बन जाती। कॉन्फिडेंस बरकरार था। तुम अभी सिर्फ बगैर नाराज़गी वाली बीवी बन जाओ और कुछ नहीं बनो। उससे हंस से अपने हाथ सार में लिया। नताशा भी मुस्कुराती मुतमिन सी हुई। तुम्हें मुझे मनाना चाहिए मुरसलीन। नाराज़ हूँ मैं, जैसे याद दिलाया गया हूँ। मैंने इतने दिन से मनाया तो था। मैंने सॉरी करने के लिए कॉल की थी, तुमने मुझे ब्लॉक कर रखा था। फ्लैट की चाबी तुम पहले ही चुरा चुकी हो। उसे गुस्सा करता देख मुरसलीन ने आहिस्ते से उसे उससे कारनामे बताए जिस पर नताशा ने दांत निकाले थे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। आइंदा मुझसे लड़ाई नहीं करना।
एहसान जताया गया। मुरसलीन का कहका उभरा था, लड़ाइयाँ झगड़े तो हर रिश्ते में होते हैं, मगर रिश्तों की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। ऐसी लड़ाइयाँ फिर कभी रिश्तों पर बुरे असरात मुरतब नहीं कर पाती। ईसा की आंख खुली, उससे फ़ौरन घड़ी की तरफ देखा जहाँ इस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। उससे कमरे में दायराना नजर डाली तो कल रात भी वो कमरे में नहीं आए। ईसा गुस्से की स्याही से बेड से नीचे उतरी और इंटरकॉम उठाया। हाजिक से कहें अगले 10 मिनट में वो कमरे में मौजूद हूँ, वगरना मुगल एम्पायर समेत मैं उनका भी खुलिया बिगाड़ के रख दूंगी। इंटरकॉम वापस रख के वो फातिहाना मुस्कुराई और ड्रेस उठाए वॉशरूम में बंद हो गई।